हेलो बच्चों, तो आज एक्सरसाइज 9.9 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.9 एक्सरसाइज में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी। कि अभी तक आपने जो एपी और जीपी के सम किए हैं, टर्म्स निकाली हैं तो इनका एक्चुअली आप रूटीन लाइफ में या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन है इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ एपी एंड जीपी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें, अ मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। एक आदमी जिसकी जो सैलरी है वो 1000 रुपीज़ है पर मंथ, एंड विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ₹50 पर मंथ। 50 रुपये पर मंथ उसका क्या लगता है, इंक्रीमेंट लगता है। तो व्हाट डज ही अर्न इन 10 ईयर्स, तो हमें क्या बताना है कि 10 साल में वो कितना अर्न करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो पर मंथ तो लग रहा है, लेकिन कब लगेगा, वो साल के एंड में, यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। और एनुअल इंक्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग, हर महीने 50 रुपये। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मंथली इसकी इनकम क्या है, मंथली इनकम है ₹1000। ठीक है, तो ईयरली एनुअल इंक्रीमेंट इसकी कितनी हो जाएगी, एनुअल इंक्रीमेंट ही निकालनी है ना आपको। हाँ, एनुअल इनकम तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 12,000 रुपीज़। ये आपकी क्या आ गई, इसकी एनुअल इनकम आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.9 का। अच्छा, अब मंथली जो इसका इंक्रीमेंट है वो कितना है, 50 रुपीज़। तो एनुअल इंक्रीमेंट हो गया आपका कितना, 600 रुपये। 12 से गुना कर दिया ना मैंने इसको। तो अब देखो, पहले साल 12,000 रुपये आपकी सैलरी है, एक साल में कितने रुपए है, 12,000 रुपये। साल में इंक्रीमेंट कितने का लगेगा, 600 रुपये का लगेगा। हमें निकालना क्या है कि व्हाट डज ही अर्न इन 10 ईयर्स। देखो क्वेश्चन को यहाँ पे समझना जरूरी है कि 10 साल में उसने कितना अर्न किया, यानी कि हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है या S10 निकालना है। वी हैव टू फाइंड S10। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता कि व्हाट इज द सैलरी इन द 10th ईयर, कि 10वें साल में इसकी सैलरी कितनी होगी, तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे A10 निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट डज ही अर्न इन 10 ईयर, यानी 10 साल में उसने टोटल कितना कमाया। तो वो क्या होगा, 10 साल तक की जितनी भी उसकी इनकम थी उन सबका एडिशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, 12,000 प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी 5, 24,000 प्लस 5400। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 00 4 और ये 9 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 5 4 20, कैरी 2, 5 9 45, 45 प्लस 2 47, कैरी 4, 5 2 10 प्लस 4 14, यानी 1,47,000 रुपये उसकी टोटल इनकम होगी इन 10 ईयर्स, 10 साल में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, a gentleman buys bank's certificate every year of value exceeding the last year purchased by ₹25। यानी बैंक सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि बॉन्ड्स होते हैं, जैसे सबसे पहले चलते थे किसान विकास पत्र टाइप, इस टाइप से कुछ हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इन जैसे आपने मकान जो हाउसेज वगैरह होते हैं उनकी रजिस्ट्री देखी होगी, उसके ऊपर एक नोट सा छपा होता है रजिस्ट्री के ऊपर, तो वो एक्चुअली क्या होती है, वो करेंसी ही होती है। ठीक है ना, तो ये उसने कुछ सर्टिफिकेट खरीदे जिसकी हर साल जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 25 रुपये बढ़ रही है। तो आफ्टर 20 ईयर ही फाइंड दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम इज 7250। तो
20 साल के बाद उसने क्या देखा कि जो इन सर्टिफिकेट्स की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 7250 रुपये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेस्ड बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, टोटल वैल्यू दे रखी है आपको, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता। ठीक है, डी पता है, डी 25 क्यों हुआ, क्योंकि हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है 25 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ अ कॉमन डिफरेंस, सेम डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या लेके चलेंगे हम, डी लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें S20 यानी कि 20 साल का दे रखा है ना, वो कितना है 7250। अब यहाँ से आप S20 का फॉर्मूला लगा करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट इन द 13th ईयर। 13th ईयर में ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू इन 13 ईयर की, 13 ईयर्स में उसको कितने रुपए मिलेंगे टोटल, सिर्फ 13th ईयर के अंदर क्या वैल्यू होगी, तो वो आप क्या निकालेंगे, A13 निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, A manufacturer of radio set produced 600 unit in 6th year। छठे साल में 600 का वो प्रोडक्शन करता है, एंड 700 यूनिट इन द 7th ईयर, यानी A7 दैट इज इक्वल टू 700। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by fixed number every year। अब ये कहता है कि जो प्रोडक्शन है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि किसी साल 10 का इंक्रीमेंट हो गया, किसी साल 20 का इंक्रीमेंट हो गया, हर साल सेम नंबर ऑफ यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर पहले साल 10 का इंक्रीमेंट हुआ, अगले साल भी 10 का इंक्रीमेंट होगा, उससे अगले साल भी 10 का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका AP बनेगी, है ना। तो अब देखो, अगर छठे साल में 600 का है, 7वें साल में 700 का इंक्रीमेंट हुआ, तो डी की वैल्यू क्या होगी आपकी, A7 माइनस A6 दैट इज इक्वल टू 100। अब इसको मैंने डी ही क्यों लिया, क्योंकि बोला है ना कि हर साल सेम नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीमेंट होगी, तो अगर आप 8वें साल में देखोगे तो 800 यूनिट होंगी, यानी कि 100 का ही इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब ये डी हो जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। अब कहोगे सर ये तो 7 ईयर यानी कि 7वें साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। देखो यहाँ पे ये क्या गिवन था कि 7th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कि वी हैव टू फाइंड S7, यानी कि 7/2 फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो छठे साल में 600 है, 7 में 700 है, तो A1 यानी फर्स्ट ईयर में कितनी होंगी, 100 यूनिट होंगी, तो A आपके पास कितना आ गया 100 प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, A7 कितना है आपका 700, 7/2 इंटू 800, ये 400, 2800, यानी कि 7 साल में उसने टोटल 2800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। इसके बाद क्या कहता है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब क्या कहता है 10वें साल में कितना प्रोडक्शन किया, ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि वी हैव टू फाइंड A + 9D, यानी A कितना है 100, 9 इंटू 100 सॉरी, तो कितना आ गया आपका 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अ मैन हैज़ टू पे अ डेबिट ऑफ ₹3600। एक आदमी को 3600 रुपये पे करने थे, ही एग्री टू पे इट इन 40 इंस्टॉलमेंट इन AP। यानी कि AP का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से या तो कुछ ज़्यादा होगी या फिर कुछ कम होगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट सेकंड वाली से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, और जितनी सेकंड टर्म जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट से जितनी भी ज़्यादा होगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट उतनी ही सेकंड इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा, यानी कि डिफरेंस दोनों हर एक टर्म के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है ये, ही डाइज आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो मर गया। When he has to pay 1/3 ऑफ द डेबिट, यानी अभी तक उसने 30 इंस्टॉलमेंट में 1/3 अमाउंट पे कर चुका है, यानी कि कितना अमाउंट, सॉरी ही हैज़ टू पे, यानी अभी उसको 1/3 भाग
पे करना रह गया था, यानी कि पे कितना कर चुका वो, 2/3 पार्ट पे कर चुका वो, कितनी इंस्टॉलमेंट में, 30 इंस्टॉलमेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी थी, 40, यानी S40 यानी 40 इंस्टॉलमेंट में टोटल पे कितना करना था उसको, 3600 रुपये, है ना, इतना पे करना था उसको। S30 ये कितना आएगा, 30 इंस्टॉलमेंट में, यानी उसने कितना पे कर दिया, टोटल अमाउंट जितना पे करना था उसका 2/3 पार्ट वो पे कर चुका है, यानी कि 3600 का 2/3 निकाल लेंगे हम। 2400 रुपये वो क्या कर चुका है, पे ऑलरेडी कर चुका है वो। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। S40 का मतलब 40/2 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 3600, ये 20 हो गया, यानी कि 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 20, नीचे आ जाएगा ये 180, यानी कि 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वेशन 1। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 30/2 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 2400, ये 15, 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय 15, इसको काटो, 15 × 15 9, 160 आ गया ये, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे आप, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए की और डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ए और डी की वैल्यू आने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो क्या निकालना है इसके अंदर, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, और कॉमन डिफरेंस वो डी हो जाएगा आपका, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 5th क्वेश्चन ट्राई करना अपने आप। The age of the student of a class form an AP whose common difference is 4 months. If the youngest student is 10 years older than and the sum of the age of all the student of the class is 168 year, find the number of the student in the class. देखो क्वेश्चन अब दोबारा से बढ़ते हैं, क्या है, द एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर्म एन AP, कि एक क्लास के स्टूडेंट्स की जो एज है वो एक AP फॉर्म करती है। हुज कॉमन डिफरेंस इज 4 मंथ, 4 महीने का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इफ़ द यंगेस्ट स्टूडेंट इज़ 10 ईयर 8 ईयर, जो सबसे छोटा स्टूडेंट है वो 8 साल का है, यानी कि हम ए क्या ले लेते हैं, 8, ठीक है। अच्छा डी क्या होगा, 4 मंथ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 4 महीने का दे रखा है, लेकिन अब हमें ये ईयर्स में दे रखा है तो इसको भी हम ईयर्स में चेंज कर लें, तो 4/12 यानी 1/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डी भी ईयर में चेंज कर दिया हमने। अब ये क्या कहता है कि सभी स्टूडेंट्स की एजेस का सम 168 गिवन है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो SN इज इक्वल टू 168 n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 168 n/2 16 प्लस n/3 - 1/3 is equal to 168 n/2 3 LCM 48 plus n-1 is equal to 168 n/2 48 - 1 47 plus n divided by 3 is equal to 168. तो 47n plus n square is equal to 168 इंटू में 6, यानी n square plus 47n minus 8 3604 1008 इक्वल्स टू 0। अब इसके आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है, देखो -1008 6848 का 8, ठीक है।
तो -1008 यानी इस पूरे नंबर को n स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1008 आएगा आपके पास। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे तो आपके पास क्या आना चाहिए 47 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 1008 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम एक फैक्टर लेके चलते हैं 48 और 1 का। देखो डिफरेंस करने पे 47 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 1008 नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 और 3 का 150 आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन। जंप करते हैं 60 और कितना लेके चलें 13 है ना, तो 13 6 78, ये भी छोटा है हमारे पास, ठीक है। 61 और 14, 62 और 15, 63 और 16, ये पॉसिबल है। देखो 6 3 18, इट में भी पॉसिबल। चेक कर लेते हैं 63 को 16 से करें, 16 3 48, 4 16 6 64, 64 और 6, ये भी नहीं बनेगा हमारे पास, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 16 और 6 8 48, ठीक है, ये तो 16 2 फैक्टर्स तो इसके बेटा यही बनेंगे आपके पास। हम 68 को 6 से गुना करें, 6 8 48 का 8 हसलाई 4, 6 6 36, 36 और 4 40, 6 कम 6 और 4 10, 1008। 63 को करें तो 6 3 18, 1 6 6 36 और 1 37, 3 और ये 6 8 7 और 3 10, 6 और 3 और 1 10, हाँ बन गया ना। देखो यही 1008, देखो मल्टीप्लाई किया तो इनका आ रहा है ये, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ रहा है आपका 47 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो n प्लस 63, यहाँ से माइनस 16 तो n प्लस 63 इक्वल टू 0। तो n प्लस 63 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ से माइनस 63 और यहाँ से n की वैल्यू 16, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नेचुरल नंबर आपको लेने हैं हमेशा। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास 16 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें अब इसमें। 7th क्वेश्चन क्या है आपके पास, द इन्वेंटर ऑफ द क्लास चेस बोर्ड सजेस्ट अ रिवार्ड ऑफ 1 grain ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। देखो चेस बोर्ड है हमारे पास एक, चेस बोर्ड के अंदर टोटल स्क्वायर्स कितने होते हैं 64 होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो जो एक पर्सन है वो क्या करता है कि पहले स्क्वायर में तो 1 grain रखेगा, सेकंड स्क्वायर में 2 रखेगा, थर्ड स्क्वायर में 4, यानी कि वो 2 टाइम्स करता जा रहा है, ठीक है, 2 ऐड नहीं कर रहा वो, क्योंकि 1 + 2 तो 3 होता है ना। यहाँ पे हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले में 1 रखा, दूसरे में 1 × 2 2 रख दिया, तीसरे में 2 × 2 4, अब चौथे में कितने रखेगा 4 × 2 8 रखेगा, इस तरह से वो रखेगा एंड सो ऑन, ठीक है। डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स फॉर सब्सिक्वेंट स्क्वायर, हाउ मैनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन ऑफ टू द इन्वेंटर। तो उसको टोटल कितने ग्रेन्स चाहिए, यानी कि ए कितना दे रखा आपको 1। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या बन रही है, देखो 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, डबल कर रहा है ना वो, तो जीपी बन रही है ना कि एपी बन रही है। तो यहाँ से आपको आर लेना पड़ेगा 2। वी हैव टू फाइंड एस 64, टोटल ग्रेन स्क्वायर्स कितने 64, तो 64 में कितने ग्रेन्स रखने हैं उसको। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर 64 माइनस 1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो -1, यानी कि 2⁻64 - 1, दैट इज़ योर आंसर। अब 2⁻64 को कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, वो नहीं होगा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थी आपकी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये ट्राई करना आपके अपने आप। तो 9.9 एक्सरसाइज कंप्लीट है, कल 9.10 स्टार्ट करेंगे और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा।